शुरू करूं? Today you're going to watch a very important video. BLS. As a person, I feel it should be taught in every school. Before class 10th, they should do it and they should have a certificate. Again in class 12th, they should get it. Again in a professional college, they should get it. And no degree course from any university should be given without this certificate. It means in their lifetime, they get 3 times this particular certificate. So it is time to time it gets revised. Every driver should know it. Every guard should know it. And everybody working in a clinic must know it. So Rahul is a young physician. He is going to teach you that how the BLS has to be done. हर व्यक्ति को इसके बारे में आना चाहिए. राहुल, आप इसको हिंदी में मनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. जी मैम. हाँ. So good morning, नमस्ते. Today we will discuss. हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया वीडियो के अंदर कि हर स्टेप को कैसे फॉलो करना है. अब हम हर चीज को प्रैक्टिकली देखेंगे कि करते कैसे हैं. तो पहले तो हम बस स्टेप सीखेंगे कि हर स्टेप को कैसे करना है और आखिरी में हम पूरा एक साथ करेंगे. तो जब हम CPR और BLS फॉलो करते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप था वेरीफाइंग द सीन सेफ्टी. तो सीन सेफ्टी का मतलब है कि हमें हमेशा देखना है कि हम सेफ है और पेशेंट भी सेफ है. जब हम CPR या फिर हम देख रहे हैं कि उसका हार्ट नहीं चल रहा है, इसलिए हम CPR कर रहे हैं. अगर बच्चा सड़क पर है तो हम सड़क के बीच में नहीं कर सकते, नहीं तो थोड़ी देर में हमारी कैजुअलिटी हो जाएगी. आजकल तो कोई देखता ही नहीं कि कोई बस चल रही है कि कार चल रही है. तो इसके लिए हमारे को सेफ होना बहुत जरूरी है. इसलिए हम पहले इसको हम साइड में लेके आएंगे जहाँ पर हम भी सेफ और पेशेंट भी सेफ. दूसरा स्टेप. तो पहला, जैसे हमने किसी को देखा कि वो बेहोश हो रहा है तो हमें पहला स्टेप देखना है वेरीफाइंग द सीन सेफ्टी. तो हमें देखना है हमारा जो आसपास का वातावरण और एनवायरनमेंट है वो सेफ है या नहीं. तो अगर कहीं बिल्डिंग जल रही है, अगर वहां पर ऐसा हुआ है तो हम ऐसा नहीं है वहीं पर शुरू कर देंगे. हमें भी खुद सेफ रहना है और पेशेंट को भी सेफ रखना है. हम पहले तो ऐसी जगह पे आएंगे जहाँ सेफ है. और अगर जैसे कंडीशन होती है कि पानी में डूब जाते हैं लोग या फिर स्विमिंग पूल की बात है या फिर समुद्र में डूब जाता है और फिर कोई जिसका दिल रुक जाता है, हम एकदम से पानी पूरा गीली बॉडी और उसमें हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं CPR. क्योंकि अगर वी वांट टू कनेक्ट AED या जो शॉक की मशीन होती है ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, उससे अगर हमें कनेक्ट करना है और बॉडी पूरी गीली है और हम कनेक्ट करते हैं तो हमें भी करंट लग सकता है. तो उस टाइम पे फर्स्ट स्टेप हो जाएगा कि बॉडी को ड्राई करके सेफ पोजीशन पे लाना. देन दूसरी चीज ये है कि जब भी मैं पेशेंट को देख रहा हूँ, एसेस कर रहा हूँ, तो या फिर CPR देने की पोजीशन में है, तो अगर कोई बॉडी ऐसे टेढ़ी है या उल्टा है तो मैं नहीं कर सकता हूँ. मुझे पेशेंट को बैक पीछे फेस ऊपर में ही लाके रखना है. तो ये सेकंड स्टेप है. देन उसके बाद जैसे ही मैं पेशेंट को देखूं विद इन 10 सेकेंड्स फर्स्ट स्टेप इज मेरे को पेशेंट को यहाँ मारना है, पूछना है सर आप ठीक हो, आर यू ओके, आप कैसे हो. तो स्टेप पर जब मारोगे उसके कंधे पे तो आप कैसे हो बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए और वो कुछ होगा तो जवाब देगा. बिल्कुल. और अगर पेशेंट रिस्पॉन्सिव नहीं है तो मेरा फर्स्ट स्टेप होता है मुझे हॉस्पिटल में इन्फॉर्म करना है. तो इंडिया के अंदर या तो 102 या 108 पे फोन करके मेरे को एम्बुलेंस को बुलाना है. और वो यही स्टेप सबसे जरूरी है. क्योंकि अगर मैं अभी ऐसे दबाना या कुछ स्टार्ट कर दूं और फिर वो उनको कॉल ना करूं, कॉल फॉर हेल्प दैट्स इट. और अगर मेरे आसपास लोग हैं तो मैं उनकी हेल्प ले सकता हूँ. उससे मैं पेशेंट को जल्दी बचा सकता हूँ और ज्यादा चांसेस होंगे बचाने के. देन सेकंड स्टेप इज असेसिंग द breaths and pulse and I have to assess everything that so अब यहाँ पर आ जाओ. तो जब मैं किसी भी पेशेंट की ब्रेथ और पल्स असेस कर रहा हूँ तो कैसे असेस करूंगा. अब पेशेंट ऐसे है, मैं पेशेंट के साइड में हूँ, तो मेरे को देखना है कि पेशेंट का जो नेक है, नेक के सेंटर में एक बोन होती है. यहाँ पर बोन नहीं मतलब हार्ड स्ट्रक्चर होता है, इसे हम ट्रेकिया बोलते हैं, हवा की नली. तो ट्रेकिया को मैं ऐसे फील करूंगा सेंटर ऑफ द नेक में और ट्रेकिया के बिल्कुल साथ में जाके ऐसे दबाऊंगा. और ऐसे दबाते दबाते ही मैं चेस्ट देखूंगा कि चेस्ट उठ रही है या नहीं. और ऐसे करते करते मैं अपने कान से भी सुन सकता हूँ कि हवा मुंह से आ रही है या नहीं. तो एक साथ 3-4 चीजें का मैं देखूंगा. मुझे 2 चीजें देखनी है कि एक तो ये पल्स फील हो रही है या नहीं और दूसरी चीज की हवा आ रही है या नहीं. तो उसे मैं ब्रीदिंग बोल रहा हूँ और उसे मैं पल्स बोल रहा हूँ. बहुत सिंपल सा तरीका है. आप अपनी ठोड़ी लीजिए, इसके साथ ऐसे करते जाइए. यहाँ पर जब आगे बीच में जाके कि तेंदुआ से दिखाई देगा ये वाला, इस
एडम स्मिथ साइड में चले जाएंगे और यहाँ पर बड़ी वाली वेसल्स है, तो आपको पल्स सुना है, पल्स फील करेगी। तो आपने यूं आए और यहाँ आने के बाद सेंटर में आएंगे, सेंटर के बाद अपने साइड में आएंगे। ऐसे बिल्कुल राहुल ने ठीक बताया कि आप ये जब कर रहे हो तो आपने अपना सिर जो है लेफ्ट हैंड उस पेशेंट के हेड की तरफ करना है, तो आपको उसकी सांस की भी फील होगी और आप चेस्ट को भी देख सकेंगे कि किस तरह से चेस्ट उसकी उठ रही है कि नहीं। तो एक टाइम पे आपने 3 काम किए। तो इस चीज को करने में मुझे 5 से 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। 5 सेकंड कम से कम और 10 सेकंड से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। तो जैसे ही अब मुझे पता लगा कि मुझे पल्स नहीं फील हुई और मुझे सांस आती हुई नहीं फील हुई, तो मुझे पता है इसकी पल्स नहीं काम कर रही है। और पल्स हम ऐसे समझ सकते हैं, पल्स नहीं काम कर रही है मतलब दिल रुक गया है। तो हम इसको कैसे, इसके बाद हम क्या नेक्स्ट स्टेप करेंगे, हम अपना सीपीआर शुरू करेंगे। तो यहाँ पर एक और स्टेप आता है कि अगर हमारी शॉक वाली मशीन अवेलेबल है तो मुझे शॉक वाली मशीन के पैड पहले लगाने हैं। तो पैड लगाने के लिए, और एक्सपोजिंग द चेस्ट इज द फर्स्ट स्टेप। एक्सपोज करने के बाद एक पैड को मुझे लगाना है यहाँ पर, जो यहाँ पर हड्डी है हमारी, राइट क्लाविकल बोलते हैं इसे हम, राइट साइड में जो क्लाविकल है एक इसके नीचे लगाना है, और दूसरा लेफ्ट ब्रेस्ट के निप्पल के नीचे दूसरा वाला आर्मपिट के नीचे मैं पैड लगा दूंगा। और जो बच्चों के अंदर इतनी बड़ी चेस्ट नहीं होती कि 2 पैड लग सके, तो एक आगे लगाऊंगा और एक बैक में भी लगा सकते हैं। ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं आज की तारीख में मेट्रो में अवेलेबल है और क्रॉसिंग्स में भी ये अवेलेबल है, एयरपोर्ट में भी अवेलेबल है। उसके बाद हम बात करेंगे कि अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कंप्रेशन देना और एयरवे मेंटेन करना और साथ में ब्रेथ्स देना। तो हम पहले तो हर स्टेप को समझेंगे। तो कंप्रेशन है, तो जब हम कंप्रेशन बोल रहे हैं या फिर जब भी बोल रहे हैं कि कंप्रेस करना है आपको चेस्ट को, तो कुछ चीजें हमें दिमाग में रखनी है। पहले तो कितना तेज कंप्रेस करना है, कहाँ पर कंप्रेस करना है, हाथ कैसे रखने हैं, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो और पहली बात, पेशेंट ऐसा नहीं है कि पेशेंट ऐसी सरफेस पे है जो ऐसे टेढ़ी है, तब भी हम जब देंगे तो हमारे हाथ तो ऐसे हैं पर पेशेंट टेढ़ा है, तो हमारे कंप्रेशन का काम नहीं आएगा, कुछ इतने इफेक्टिव नहीं होंगे। तो अगर मैं बात करूंगा कि हमें कहाँ पर रखना है हाथ, तो जो हमारे सेंटर ऑफ द चेस्ट में इतनी बड़ी बोन होती है, इसे स्टर्नम या ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, तो हमें इसके लोअर पार्ट में अपना हाथ रखना है। फिर हमें हाथ अपना कैसे रखना है, हम या तो अपना हाथ ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, तो ये जो हील है इसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर रख के, और फिर हम कंप्रेशन करेंगे। फिर दूसरी चीज ये, अगर किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और दर्द होता है यहाँ पर, वो नहीं दे सकता है, तो हम वो अपना हाथ ऐसे रख के और ऐसे करके भी यूज कर सकता है। और मेनली यही है, पर मेनली यही तरीका है और इसी को यूज करेंगे। और ये आपका हाथ बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, खड़ा हो जाइए। तो उसके बाद जब हम कंप्रेशन दे रहे हैं, तो कंप्रेशन कम से कम 5 सेंटीमीटर तक नीचे जाना चाहिए और हर कंप्रेशन के बाद चेस्ट प्रॉपरली ऊपर आनी चाहिए। तो जब हम दे रहे हैं तो ऐसे रख के, और जो मूवमेंट है वो शोल्डर से आनी चाहिए, शोल्डर से आनी चाहिए। तो ऐसे मैंने अपना हाथ रखा, तो और जब भी मैं कंप्रेशन कर रहा हूँ मुझे काउंटिंग साथ साथ करनी है, इसके बहुत फायदे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 23 24 25 26 27 28 29 30। सो जो एक साइकिल है वो 30:2 की है। सो 30 कंप्रेशन के बाद मुझे 2 ब्रेथ्स देने हैं, तो पूरी साइकिल 30 सेकंड 30 कंप्रेशन की है। और जब मैं 30 कंप्रेशन दे रहा हूँ तो काउंटिंग लाउडली करें, और हर कंप्रेशन 5 सेंटीमीटर तक कम से कम अंदर जाना चाहिए, और हर कंप्रेशन के बाद चेस्ट को पूरा ऊपर आने देना है। क्योंकि हर बारी हम जब भी कंप्रेस कर रहे हैं तो ब्लड बाहर जा रहा है हार्ट से, और जब भी हम उसको ऊपर आने दे रहे हैं वापस पीछे से ब्लड आ रहा है। तो पूरा सर्कुलेशन के लिए सिर्फ कंप्रेशन नहीं करना है, कंप्रेशन विद रिकॉइल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको वापस ऊपर आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है नेक्स्ट स्टेप मेरा वेंटिलेशन का, या मुझे जो 30 के बाद 2 ब्रेथ्स देने हैं, तो वो अभी हमारे पास बैग एंड मास्क और फेस मास्क अवेलेबल नहीं है, तो हम माउथ टू माउथ मेथड सीखेंगे। तो टू अंडरस्टैंड माउथ टू माउथ मुझे क्या करना है कि मुझे पेशेंट के अगेन पहले तो अपने 30 कंप्रेशन दिए मैंने, उसके बाद मुझे पेशेंट के साइड में आना है, और पेशेंट के साइड में आके मुझे जो हमने पढ़ा हेड टिल्ट चिन लिफ्ट। सो क्योंकि हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट करने से हेड को टिल्ट कर रहा हूँ और चिन को लिफ्ट कर रहा हूँ, इसको करने से क्या हो रहा है कि जो नली है वो खुल रही है, तो एयरवे मेंटेन हो रहा है। और फिर मैं चाहता हूँ कि मेरी हवा जाए, तो मेरी हवा जाए क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन 20% है,
पर जो भी मैं बाहर निकाल रहा हूँ उसमें 17% तो है, कम है लेकिन है तो सही। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक अपना हाथ यहाँ रख रहा हूँ और नाक बंद करने सी से, नाक बंद करनी है, और नाक बंद करने से, और जब मैं अपना मुंह रख रहा हूँ तो मुझे इसके मुंह के अराउंड एक सील बनानी है ताकि हवा लीक ना हो जाए। तो और जब भी मैं दे रहा हूँ तो मुझे देखना है कि हवा मेरी अंदर जा रही है और चेस्ट उठ रही है नहीं। अगर चेस्ट उठ रही है तो ठीक है कि मैं सही कर रहा हूँ, और हर ब्रेथ मुझे 1 सेकंड की देनी है। तो देखेंगे, बहुत बढ़िया। फिर रुकेंगे, फिर तो जैसे ही मैंने किया फिर से मैं कंप्रेशन स्टार्ट कर दूंगा और 30 कंप्रेशन ऐसे करके करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जब खड़ा होगा तो इसका जो ये हाथ है ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, इसमें कोई बेंट नहीं होगा, नहीं तो प्रेशर नहीं आएगा। तो 30 कंप्रेशन करने के बाद मैं फिर से 2 ब्रेथ करूंगा, और ऐसे करके मैं 5 साइकिल करूंगा। अब मेरी 5 साइकिल के बाद 1 साइकिल कंप्लीट होगी और मेरा एईडी का काम खत्म होगा। और साथ में एक बात और, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे भी सर ने हमें ये बताया था कि हमें अपनी केक, जैसे हम केक खाने के लिए मुंह खोलते हैं वो पोजीशन रखनी है कि जिससे हम पूरा उसका फेस कवर कर सकें, तभी सील होगा, तभी वो सील होगा, तभी हम पूरी तरह से ब्रीदिंग अपनी कंप्लीट कर पाएंगे। So we'll just in the end we'll just revise it once more, and then we'll call it a session. So if any patient comes and we collapse, if we observe any collapse outside या हमें कोई दिख रहा है कि कोई गिर गया है, तो पहला स्टेप हमेशा रहेगा कि वेरीफाइंग द सीन सेफ्टी। सो हमें देखना है कि पेशेंट भी सेफ है और हम भी सेफ है। सो अगर रोड के मिडिल में हुआ है, ट्रैफिक के बीच में हुआ है, तो हमें पेशेंट को साइड में लाना है। हमें देखना है कि जो सरफेस है वो फ्लैट है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि हमें उसे पूछना है, आप ठीक हैं सर, आर यू ओके? और हमें पता है पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है, तो हमें कॉल करके इमरजेंसी रिस्पॉन्स। राहुल आपको रफली ऐसे करना है। हाँ, बहुत तेजी से करना है जी। सो तेज से करेंगे और पूछेंगे आप ठीक हैं सर, और अगर हमें रिस्पांस नहीं मिलता है तो हम पहला स्टेप इमरजेंसी रिस्पांस एक्टिवेट करेंगे। सो अगेन 102 और 108 इन इंडिया, एंड देन वी विल असेस माय पल्स एंड रेस्पिरेशन। सो मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसे ट्रेकिया फील करके साइड में देखूंगा, चेस्ट देखूंगा राइज हो रही है नहीं, और वंस आई हैव डिटरमाइंड दैट देयर इज नो पल्स एंड नो ब्रीदिंग, आई विल, इफ ईडी इज अवेलेबल, आई विल कनेक्ट द ईडी। मैं देखूंगा कि पल्स और ब्रीदिंग नहीं आ रही है, और अगर नहीं आ रही है तो अगर शॉक की मशीन अवेलेबल है तो पहले शॉक की मशीन कनेक्ट करूंगा, और अगर शॉक की मशीन अवेलेबल नहीं है तो डायरेक्टली कंप्रेशन और वेंटिलेशन से स्टार्ट करूंगा। तो कंप्रेशन एक बार और देखेंगे कैसे करने हैं। सेंटर, और ये 10 सेकंड के अंदर हमें शुरू करना है। करूं दोबारा रिकॉर्ड। तो कैसे करना है, सेंटर ऑफ द चेस्ट में हाथ रखना है, अपना हाथ ऐसे बनाना है, नेक से शोल्डर से मूवमेंट आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। देन इमीडिएटली वेंटिलेशन दूंगा। बहुत सुंदर, एंड देन फिर से कंप्रेशन स्टार्ट करूंगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया।